नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम इस लेक्चर में इंडियन पॉलिटी की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स पढ़ाने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स की दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट समय समय पर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में जो देखे थे उसे हम लोग शॉर्ट में आज एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में देखे थे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखे थे। तो फंडामेंटल राइट्स हमारा संविधान के भाग 3 में है, जो 12 से 35 अनुच्छेद के तहत दिया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, अनुच्छेद 12 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 12 में हम लोग पढ़े थे दोस्तों, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है दोस्तों। अनुच्छेद 12 जो है वह राज्य की परिभाषा दी गई है। और 13 में दोस्तों, अनुच्छेद 13 बताया गया था कि जो परिभाषा दी गई है राज्य की वह अपरिवर्तनीय होगी। इसी तरह दोस्तों 14 में हम लोग देखे थे 14th में कि विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, कानून सबके लिए समान है। इसी तरह हम लोग 15 में देखे थे दोस्तों, 15 में कि सार्वजनिक स्थलों पे भेदभाव को निषेध करता है दोस्तों। और हम लोग देखे थे दोस्तों 16 में हम लोग देखे थे दोस्तों कि रोजगार से संबंधित कोई भी मामला हो वहाँ भेदभाव को निषेध करता है। लेकिन हम लोग देखे थे कि 16(4) के तहत ST, SC और OBC को रोजगार में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और यह जो 16(4) की जो व्यवस्था है दोस्तों, यह 2017 की जो SSC सेंट्रल लेवल की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें यह क्वेश्चन आया था दोस्तों, इसलिए आप इसे याद रखें। तो अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार का लेक्चर नंबर 2। इसमें है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 के आलोक में संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया था। जो अस्पृश्यता था उसको अपराध घोषित किया और यह अधिनियम 1955 में पारित किया गया था दोस्तों। मीन्स की कानून बना था, जिसे 1976 में संशोधित करके अस्पृश्यता न रख के क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया दोस्तों। क्योंकि इससे नागरिक अधिकार कहने से उसका रुतबा बढ़ता है दोस्तों, कहने में अच्छा लगता है, इसलिए इसे नागरिक अधिकार संरक्षण कहा गया। तो 17 में दोस्तों याद रखिए, अस्पृश्यता का अंत करना है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों 18 में क्या है, उपाधियों का निषेध करता है। मीन्स की उपाधि देने की मनाही करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य सैनिक एवं शैक्षणिक महत्व की उपाधियों को छोड़कर अन्य कोई भी उपाधि नहीं दे सकता है। उपाधि भी देगा तो सिर्फ 2 ही सेक्टर में दे सकता है, एक सैनिक के क्षेत्र में और एक शैक्षणिक के क्षेत्र में। इसको छोड़ के बाकी और कोई भी उपाधि नहीं दिया जा सकता है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं आज़ादी से पहले, तो आज़ादी से पहले बहुत सारा उपाधि दिया जाता था, जैसे सर की उपाधि, कैसर हिंद की उपाधि। तो यह उपाधि देने से क्या होता है कि लोगों में समानता असमानता दिखता है दोस्तों, इसीलिए भारतीय संविधान में उपाधियों को निषेध किया गया है। इसमें और क्या कहा गया है आगे देखते हैं दोस्तों। कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। जो भी भारत का नागरिक है वह कोई भी कंट्री जो हो उससे क्या करेगा, उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। मीन्स कि उससे उपाधि नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है, कोई भी गैर भारतीय जो भारतीय नहीं है, किसी भी देश का है, जो भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है
राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। कहने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि कोई भी विदेशी जो हमारे यहाँ किसी पोस्ट पे पोस्टेड है तो वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति लिए कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, और वो अपने देश में भी नहीं करेगा जब तक हमारे यहाँ की राष्ट्रपति से उसे क्या नहीं मिल जाए, स्वीकृति नहीं मिल जाए। आगे देखते हैं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो भारत में लाभ का पद ग्रहण करता है राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बिना विदेशी राज्य से कोई भी उपहार या पद ग्रहण नहीं करेगा। अब यहाँ पे पहले तो हम इससे पहले वाले में देखें, गैर भारतीय को भी नहीं लेना है और जो भारतीय हैं वह भी व्यक्ति को कोई भी पद या उपहार नहीं लेना है, और इसको लेने के लिए उसे राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है दोस्तों। और यह सिर्फ अनुच्छेद 18 में दिया गया है दोस्तों। लेकिन अनुच्छेद 18 से संबंधित कुछ विवाद भी है दोस्तों, उस विवाद को हम लोग देखते हैं। क्या विवाद है? 1954 में भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री की शुरुआत की। यह जो पुरस्कार है दोस्तों, यह पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1954 में, 1954 में शुरू हुआ दोस्तों। यह भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसे आचार्य कृपलानी ने इसे अनुच्छेद 18 का उल्लंघन माना। आचार्य कृपलानी का कहना था कि यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है। जो अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधि नहीं देना है, लेकिन यह जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण और पद्म श्री इत्यादि जो दिया जा रहा है वह एक उपाधि है। इसके आलोक में क्या होता है दोस्तों, 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने जो ये उपहार, ये पुरस्कार जो दे रहा था उसे बंद कर देता है। अगर दोस्तों पूछ दे आपसे एग्जाम में कि पद्म श्री की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों याद रखिएगा 1954। ठीक है दोस्तों, और यह कब समाप्त कर दिया गया या कब बंद कर दिया गया, और यह जो बंद हुआ था वह अस्थायी रूप से हुआ था, और यह 1977 में हुआ था। किस सरकार के द्वारा हुआ था? तो यह भी क्वेश्चन पूछता है, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार जब बनती है तो वह इस पुरस्कार को फिर से प्रारंभ कर देता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग को 3 पॉइंट देखा गया दोस्तों, 3 डेट देखे। क्या देखे कि 1954 में शुरुआत होता है, 1977 में बंद होता है, और फिर से दोबारा जो शुरुआत होता है वह 1980 है। अब इसको लेके अनुच्छेद 18 को लेके कुछ केस भी हुआ था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, उस केस के बारे में हम लोग देखते हैं। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का एक केस है। बालाजी राघवन, याद रखिएगा दोस्तों, बालाजी राघवन बनाम किसमें? भारत संघ में, ना कि कोई स्टेट में। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि टाइटल जो है और अवार्ड जो है इन दोनों में अंतर है। अनुच्छेद 18 उपाधि का निषेध करता है। जो उपाधि मिल रहा था, कैसरे हिंद, सर, महात्मा, ये सब जो उपाधि मिल रहा था उसको बंद करता है, ना कि सम्मान को। और जो पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न इत्यादि ये सब जो मिलता है वह सब क्या है? एक सम्मान है दोस्तों, सम्मान। और सम्मान को अनुच्छेद 18 बंद नहीं करता है। अभी भी शैक्षणिक क्षेत्र में अगर कोई पीएचडी कंप्लीट कर लेता है तो उसे डॉक्टर की उपाधि मिलती है, डॉक्टर का सम्मान मिलता है दोस्तों। तो यह उपाधि अभी भी चलता है। और अगर हम लोग सैनिक क्षेत्र में देखते हैं तो मेजर, ये सब एक सम्मान है दोस्तों। तो सम्मान को बंद नहीं किया गया है, सिर्फ उपाधि को बंद किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान करता है। कितने प्रकार की दोस्तों? 6 प्रकार की। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता हम लोग को प्राप्त है, जबकि मूल संविधान में, जो हमारा मूल संविधान था, उसमें यह स्वतंत्रता कितना था? 7 स्वतंत्रता था दोस्तों। 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। लेकिन
44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अर्जन, बयान और संपत्ति को धारण करने की जो स्वतंत्रता है उसे अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा 7। लेकिन अगर दोस्तों पूछ दे वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं, एक एक करके देखते हैं दोस्तों। पहली स्वतंत्रता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम विचार भी कर सकते हैं और उसे अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं। हमें इस मामले में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमें यह संविधान प्रदत्त अधिकार है दोस्तों। दूसरा अधिकार है दोस्तों शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। हम कहीं पर भी शांतिपूर्ण और बिना हथियार के, शस्त्र रहित कहने का अर्थ हुआ दोस्तों बिना हथियार के, हम सम्मेलन कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा है दोस्तों संगठन बनाने की स्वतंत्रता। हम अनुच्छेद 19 के तहत संगठन भी बना सकते हैं दोस्तों, इसकी भी हमें स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान में। नेक्स्ट स्वतंत्रता है दोस्तों भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में हम आ सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होगा दोस्तों, बशर्ते कि उसमें कोई आपात व्यवस्था लागू ना हो। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में कहीं भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं पर भी हम किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं और वहां बस सकते हैं, यह हमें संविधान प्रदत्त अधिकार है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। नेक्स्ट अधिकार है दोस्तों कोई भी आजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता। हम किसी भी प्रकार का कारोबार कर सकते हैं दोस्तों, यह हमें संविधान के द्वारा यह स्वतंत्रता दी गई है, अधिकार दी गई है, और इस पे ना तो सरकार रोक लगा सकता है और ना ही कोई राज्य लगा सकता है। लेकिन ये स्वतंत्रताएं निरपेक्ष नहीं है दोस्तों, इन पर भी कुछ सीमाएं लगी हुई है, इन पर भी कुछ प्रतिबंध लग सकता है दोस्तों। तो क्या प्रतिबंध लग सकता है उसको हम लोग देखते हैं। 2 प्रकार की सीमाएं हैं। संविधान स्वयं कई सीमाएं लगाता है। इसमें संविधान हमको यह अधिकार दिया है, लेकिन संविधान भी जो है इसमें हमें कई पाबंदियां लगाती हैं दोस्तों। सीमाएं का अर्थ हुआ पाबंदी, तो हमारा संविधान भी इसमें पाबंदी लगाता है दोस्तों। याद रखिएगा संविधान दिया है वो अधिकार, लेकिन समय समय पे उस पे पाबंदी भी लगाने का अधिकार संविधान को है। दूसरा है संसद को भी यह अधिकार है कि वह संशोधन के द्वारा इन पर सीमाएं लगा सकती है। कहने का अर्थ हुआ संसद को यह अधिकार दिया गया है कि जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्तमान में है इसमें भी पाबंदी लगा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो दोस्तों वह अनुच्छेद 19(1) के तहत हमें मिला है दोस्तों। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत? 19(1) के तहत मिला है दोस्तों। लेकिन 19(1)(a) में दोस्तों क्या है? 19(1)(a) में दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता है, और प्रेस को भी एक विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना गया है। तो कहने का अर्थ हुआ जो प्रेस की स्वतंत्रता है, चाहे वह प्रेस मीडिया, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या फिर अन्य भी डिजिटल मीडिया हो, तो वह इसके अंतर्गत आ जाता है। उसमें भी हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसकी हमें आज़ादी मिली है दोस्तों। न्यायालय ने अभिव्यक्ति को अत्यंत व्यापक रूप में परिभाषित किया है। न्यायालय जो है वह जो विचार और अभिव्यक्ति की जो भावना है उसको विस्तृत रूप से व्याख्या किया है दोस्तों, और इसके अंतर्गत लिखित को भी विचार का अभिव्यक्ति का हिस्सा माना है, मौखिक को भी माना है और हाव भाव को भी माना है दोस्तों। कभी पूछ दे आपसे क्या हाव भाव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, तो
याद रखिए दोस्तों, हाव भाव भी आता है, क्योंकि अगर कोई एक गूंगा व्यक्ति हो तो वह अपने हाव भाव से ही अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करेगा, तो वह हाव भाव भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आएगा और उसे अभिव्यक्ति माना जाएगा दोस्तों। तो इसलिए लिखित और मौखिक के साथ साथ हाव भाव को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना है दोस्तों। इसमें कुछ और भी केस हुआ था दोस्तों, उस केस का भी जिक्र हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्या केस है दोस्तों? जिंदल बनाम दिल्ली राज्य। इससे पहले हम लोग देखे थे तो उसमें भारत सरकार की बात हुई थी, भारत संघ की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों पूछ दे जिंदल बनाम किस राज्य के साथ यह केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो यह दिल्ली के राज्य से हुआ था दोस्तों। तो इस केस के मामले में न्यायालय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग माना दोस्तों। जब तक ये केस नहीं आया था तब तक लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराना हर जगह पे पाबंदी था दोस्तों, बैन था। लेकिन जब से जिंदल वाला जो केस हुआ उसके तहत अब हम लोग को राष्ट्रीय ध्वज फहराना, या हम लोग देखते हैं दोस्तों जिस दिन हमारे यहाँ आज़ादी होती है या फिर गणतंत्र दिवस होता है तो उस दिन हम लोग देखते हैं अपने गाड़ियों में, बाइक में छोटा छोटा हम लोग राष्ट्रीय ध्वज लेके घूमते हैं दोस्तों। तो यह किसकी देन है? यह जिंदल की देन है। और वह कौन जिंदल है दोस्तों? तो नवीन जिंदल है। नवीन जिंदल ही एक वो ऐसा व्यक्ति था जिसने हमें यह अधिकार दिलाया दोस्तों, जिसके तहत हम अपनी राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं, कहीं भी लेके घूम सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 20 में है अपराध ठहराए गए व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। अभी हम लोग का जो भी मामला हो तो किसी को भी हम लोग अपराधी मान लेते हैं तो उसमें क्या है कि उसे संरक्षण मिलता है। अब वह संरक्षण किस तरह का होता है, कितने तरह का होता है, वो एक एक करके देखते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 20 अपराधी को, जो अपराधी अभी ठहराया गया, अपराधी अभी वो सिद्ध हुआ नहीं है, सिर्फ अभी उसे अपराधी माना गया है, तो उस व्यक्ति को संरक्षण देता है दोस्तों। और इस अनुच्छेद में 3 अनुच्छेद और है दोस्तों, 20(1), 20(2) और 20(3). तो तीनों में अलग अलग क्या है उसे हम लोग देखते हैं दोस्तों। 20(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, तथा उसे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता जिसका उस कानून में उल्लेख है। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को हम लोग कब तक अपराधी नहीं मानेंगे, जब तक अपराधी नहीं मानेंगे जब तक कि वह किसी अपराध को किया हो और उसके विरुद्ध कुछ कानून अगर नहीं बना है तो वह अपराध नहीं कहलाएगा दोस्तों। और अगर वो अपराध के वक्त अगर उसके विरुद्ध कुछ कानून बना हुआ है तो उसी के अनुसार उसको सज़ा दे सकते हैं। बाद में बनने वाले कानून के अनुरूप उसको सज़ा नहीं दिया जा सकता है दोस्तों। जैसे अगर अभी मान लीजिए वर्तमान में चोरी के लिए 5 साल का सज़ा है और वो बंदा अगर अभी आज के डेट में अगर वो चोरी किया है तो उसे 5 साल सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन कल के डेट में चोरी के लिए अगर 10 साल की सज़ा होती है तो इस व्यक्ति को 10 साल की सज़ा नहीं होगी दोस्तों, उसे 5 साल की ही सज़ा, क्योंकि वह जिस वक्त चोरी किया था चोरी के लिए 5 साल का ही क्या था, सज़ा का प्रावधान था दोस्तों। तो 20(1) में यही चीज़ कहा गया है दोस्तों। इस प्रकार यह प्रावधान किया गया है कि भारत में पूर्व लक्ष्य विधायन का निषेध है, लेकिन यह निषेध केवल आपराधिक मामले में है, दीवानी मामले में नहीं। कहने का अर्थ होता है दोस्तों, भारत में जो पूर्व लक्ष्य विधायन, कहने का अर्थ हुआ जो बाद में बनने वाले कानून के हिसाब से या बाद में वो कुछ अपराध करने वाला है उसके हिसाब से हम उसे गिरफ्तार या निषेध नहीं कर सकते हैं इस कानून को, लेकिन यह सिर्फ आपराधिक मामले में है। अगर वो अपराध कर देता है तभी हम उसे अपराधी मानेंगे। अगर मान लीजिए वो किसी का मर्डर कर दे, लेकिन अगर सिर्फ वह मर्डर करने का सोचा है तो यह मेरा क्या हो जाएगा, आपराधिक मामला में नहीं आएगा और उसे हम अपराधी नहीं मान सकते हैं। और इसमें पूर्व लक्ष्य विधायन का जो प्रावधान है यह लागू नहीं होगा, लेकिन जो दीवानी मामले में है उसमें यह प्रावधान
लागू है दोस्तों। कहने का अर्थ हुआ, हम लोग जब देखते हैं कि कहीं पे अगर सीएम है या पीएम का रैली होने वाला है तो उससे पहले जो उस तरह के भाषण देते हैं जिससे लोग एकजुट हो जाए और रैली को में भगदड़ मचने की संभावना है, तो वहाँ पे दीवानी मामले के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं दोस्तों। तो यही हमारा दीवानी मामला है। दीवानी मामले में हम लोग वो अपराध होने से पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। अनुच्छेद 20(2) में क्या कहता है दोस्तों? इसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड का निषेध करता है। तो पूछ देगा दोस्तों, दोहरे दंड का निषेध किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 20 का 2 है दोस्तों। याद रखिएगा, 20 का 2 का अर्थ हुआ दोहरा, और दोहरा से ही 2 का अर्थ हुआ दोहरा, और दोहरा दंड निषेध अनुच्छेद 20 में है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें एक बार एक मूवी में अमिताभ बच्चन के साथ यही होता है, किसी के मर्डर के लिए उसको सज़ा हो जाता है। जब वह अपना सज़ा काट के वापस आता है तो उस व्यक्ति को वह जिंदा देखता है, तो जिंदा देखता है, उसके बाद उस व्यक्ति को वह मार देता है, और उसके बाद जाके कोर्ट में बोलता है कि हम इस व्यक्ति के मर्डर के लिए एक बार सज़ा काट चुके हैं, तो दूसरा सज़ा हमें नहीं होगा। तो अनुच्छेद 20 के तहत उसे छोड़ दिया जाता है दोस्तों। इस शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं हुआ है। जो हमारे यहाँ दोहरा जो दंड वाला प्रावधान है यह हमारे संविधान में नहीं हुआ है, लेकिन यह अमेरिका के संविधान में प्रचलित है दोस्तों। हमारे यहाँ सिर्फ विभागीय कार्यवाही दोबारा किया जा सकता है, लेकिन जो न्यायिक कार्यवाही है वह सिर्फ एक बार होता है दोस्तों। विभागीय हमारे यहाँ बार बार हो सकता है, बार बार उसके लिए हम लोग को विभाग का चक्कर काटना होता है। कहने का अर्थ हुआ, हमें बार बार विभागीय कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा, लेकिन न्यायिक कार्यवाही है, अगर हमें एक बार क्लीन चिट मिल जाए तो हम लोग बाइज्जत बरी रहेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है दोस्तों। कहने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति को हम ये नहीं कह सकते हैं कि तुम ये कबूल करो कि तुमने ये गुनाह किया है। दोस्तों हम लोग अगर इसका जीता जागता एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग हिंदी मूवी में ये चीज़ हम लोग को बार बार दिखाया जाता है कि पुलिस के मार के से बचने के लिए बहुत सारे जो अपराधी होते हैं, जिसे अपराधी बनाया गया है, वास्तविकता में वह अपराधी नहीं होता है, वह पुलिस के मार से बचने के लिए बोल देता है कि हमने ये अपराध किया है। लेकिन जैसे ही वो कोर्ट में जाता है अपनी बातों से मुकर जाता है और बोलता है कि नहीं, यह अपराध हम नहीं किए हैं, यह सिर्फ हम पुलिस के टॉर्चर से बचने के लिए ही ये किए थे। तो इस तरह हम लोग किसी भी व्यक्ति को, संविधान में हमें यह अधिकार है कि उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए, अपने विरुद्ध कबूली करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और यह अधिकार हमें संविधान प्रदत्त है दोस्तों। अनुच्छेद 21 जो सबसे, अगर भारतीय संविधान में देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर अनुच्छेद कोई है तो वह अनुच्छेद 21 है दोस्तों। अगर सारे अनुच्छेदों को एक तरफ कर दिया जाए और अनुच्छेद 21 को एक तरफ कर दिया जाए तो बाकी जो अनुच्छेद है 394 अनुच्छेद है उस पे इसका पलड़ा भारी होगा दोस्तों। कहने का अर्थ है कि अनुच्छेद 21 में क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है दोस्तों। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता मीन्स कि उसका प्राण किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए, उसका जान नहीं जाना चाहिए। और दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ हुआ दोस्तों कि उसके देह, उसके शरीर पे कहीं भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यह हमें अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। लेकिन समय समय पर न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 21 में व्यापक व्याख्या किया गया है दोस्तों, और इसके तहत अनुच्छेद 21 को एक विस्तृत रूप दिया गया है, जिसके तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हम लोग पर्यावरण, हम लोग शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, ये सब शामिल कर दिया गया है दोस्तों। इसलिए हम बोले कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई आर्टिकल है तो वह 21 है।
अब इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। कहने का अर्थ हुआ किसी भी व्यक्ति को विधि के तहत, कानून के तहत ही हम उससे वंचित कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी दूसरे तरीके से उसे वंचित नहीं कर सकते हैं। इसकी व्याख्या बार बार हम बोले सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। उसमें से एक केस है दोस्तों, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। याद रखिएगा, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में अत्यंत सीमित व्याख्या की। इसमें 21 का जो व्याख्या हुआ था उसमें एकदम सीमित, एकदम छोटा व्याख्या न्यायालय के द्वारा हुआ था दोस्तों। न्यायालय ने जीवन का अर्थ सिर्फ जीवित रहना बताया था, चाहे वह कलप कलप के जिए, वह तड़प तड़प के जिए, लेकिन सिर्फ जीना बताया था दोस्तों। किस केस में? A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ शारीरिक स्वतंत्रता का बताया था दोस्तों। इसमें हम इस केस के अगर उपरांत देखते तो हम लोग किसी भी व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ना कर सकते थे और वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं बनता। इस तरह का जो केस वाद था, ये कब किस वाद में था दोस्तों? A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में। इसमें जीवन का अर्थ सिर्फ जीवित रहना, वह चाहे वह तड़प तड़प के जिए, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ लिया है दोस्तों शारीरिक स्वतंत्रता, मीन्स कि शरीर में चोट ना लगे, सिर्फ ये लिया था दोस्तों। लेकिन मेनका गांधी बनाम भारत संघ एक केस और होता है दोस्तों। वह केस कौन होता है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है दोस्तों, याद रखिएगा। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में न्यायालय ने इसकी व्यापक व्याख्या की। सबसे व्यापक अगर व्याख्या की तो किस केस में? मेनका गांधी बनाम भारत संघ में इसकी व्यापक व्याख्या की गई है। न्यायालय के अनुसार जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीना है दोस्तों। मतलब सिर्फ यहाँ पे जीवित रहना का अर्थ नहीं लगाया है दोस्तों, इसमें एक व्यक्ति को गरिमा पूर्ण जीवन के बारे में उसकी बात की गई है दोस्तों। यह किस केस में? मेनका गांधी बनाम भारत संघ में। इस प्रकार जीवन के अधिकार में वे सभी अधिकार शामिल हैं जो गरिमापूर्ण मानवीय जीवन के लिए आवश्यक है। न्यायालय के अनुसार जीवन का अधिकार एक समेकित अधिकार है जिसमें अनेक अधिकार शामिल है। अलग अलग मामलों में न्यायालय ने गोपनीयता का अधिकार भी उसका अधिकार में माना है दोस्तों। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी मान लिया है दोस्तों उसके, और निःशुल्क कानूनी सहायता का भी अधिकार माना गया है। आदि को जीवन के अधिकार का अंग माना है। अब जीवन का अधिकार सिर्फ जीवित रहना नहीं दोस्तों, उसमें गोपनीयता का अधिकार, अगर मेरे साथ कुछ हुआ है तो उसको गोपनीय रखा जाएगा, या मेरा कोई पारिवारिक कुछ है तो उसे गोपनीय रखने का अधिकार है। और साथ ही साथ हमें स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है, और जब भी कुछ मामला हो तो हमें निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है दोस्तों। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि हमें सरकार के तरफ से निःशुल्क, मतलब कोई भी बिना फी के हमें वकील मुहैया कराया जाएगा दोस्तों। मेनका गांधी ने केस में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन से मनमाने तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता। उसके जीवन से मनमाने तरीके से हम वंचित नहीं कर सकते हैं। अतः प्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 21 के संदर्भ में विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया है। कहने का अर्थ है कि हम लोग उचित प्रक्रिया जो विधि के तहत हमें दिया गया है उसके तहत ही हम उसे पे क्या कर सकते हैं? पाबंदी लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया। जीवन के अधिकार में आत्महत्या का अधिकार शामिल है या नहीं,
यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी में यह क्वेश्चन बार बार पूछा है दोस्तों। जीवन के अधिकार में आत्महत्या, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से नाउम्मीद हो चुका है तो इस दौरान भी वह आत्महत्या कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसी के बारे में बताया गया है दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 309, यह दंड संहिता यह संविधान की धारा नहीं है, यह दंड की संहिता है दोस्तों, जो धारा 309 के तहत क्या बताया गया है, आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय घोषित किया है। कहने का अर्थ हुआ अगर कोई आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसे दंडनीय माना जाएगा, अगर वह बच भी गया तो उसे इस प्रयास के वजह से उसे सजा दिया जाएगा। नेक्स्ट है केस दोस्तों रतिनाथ बनाम भारत संघ। रतिनाथ बनाम भारत संघ के केस में क्या हुआ था दोस्तों, न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के आलोक में आईपीसी की धारा जो है 309 को अवैध घोषित कर दिया, अर्थात क्या कर दिया, अवैध घोषित, मीन्स कि यह अब वाद्य नहीं है, अब इसके तहत उस व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता। लेकिन ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायालय ने फिर से जो धारा 309 है उसे पुनः वैध घोषित कर दिया। कहने का अर्थ हुआ किस केस के माध्यम से हमें आत्महत्या का अधिकार मिला था दोस्तों, तो आपको याद रखना है रतिनाथ बनाम भारत संघ के वाद में हमें आत्महत्या का अधिकार मिला था। लेकिन फिर से वह जो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का जो वाद हुआ, जो केस हुआ, उसमें हमें आत्महत्या के अधिकार को वैध घोषित कर दिया। मीन्स कि अगर अब हम इसमें आत्महत्या करने के बावजूद कर रहे हैं और प्रयास में अगर हम बच भी जाते हैं तो मुझे सजा मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित यह जो है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है, और यह हमारे संविधान में 86वें अमेंडमेंट 2002 में शामिल किया गया है। 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था उसमें जो 6 से 14 वर्ष के बच्चा है उसे निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष का जो शिक्षा का प्रावधान है वो हमारे संविधान के किस भाग में है, तो हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 21A में दिया गया है, जिसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 22। इसके अनुसार मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी के संदर्भ में व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों मनमानी गिरफ्तारी कहने का अर्थ हुआ जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारतीय इतिहास में हम लोग देखते हैं रॉलेट एक्ट 1919, उसके तहत सरकार ब्रिटिश सरकार जब चाहे किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकता है। तो हमारे यहाँ अनुच्छेद 22 जो दिया हुआ है यह मनमानी गिरफ्तारी को क्या करता है, निषेध करता है दोस्तों। और निवारक नज़रबंदी जो है उस पे व्यक्ति को क्या करता है, संरक्षण देता है। दोस्तों व्यक्ति को संरक्षण कैसे देता है कि निवारक नज़रबंदी में हर एक व्यक्ति को नज़रबंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर कभी इस तरह का मामला आए तो उसे निवारक नज़रबंदी किया जा सकता है। दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं कि भारतीय इतिहास में हम लोग जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी रांची में नज़रबंद किया गया था, और उसी दौरान वो क्या किए थे, अंजुमन इस्लामिया और मौलाना आज़ाद कॉलेज की स्थापना किए थे। दोस्तों अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कुछ संरक्षण प्रदान है। दोस्तों तो वह क्या क्या संरक्षण है, उस संरक्षण को एक एक करके हम लोग देखते हैं। गिरफ्तारी के कारण यथाशीघ्र बताया जाएगा। दोस्तों जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो क्यों गिरफ्तार किया गया है उस गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। और दूसरा है दोस्तों, मनपसंद वकील से सलाह का अधिकार होगा। वह अपने हिसाब से अपने मनपसंद वकील से
अपना केस की पैरवी करा सकता है, यह उसे अधिकार है दोस्तों। तीसरा अधिकार है दोस्तों, 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, और वह भी सशरीर। ये सशरीर करने का अर्थ हुआ आदमी को लेकर प्रत्यक्ष रूप से मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उसके सामने खड़ा किया जाएगा। लेकिन ये अधिकार दो प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। यह अधिकार किसको नहीं प्राप्त है दोस्तों? दो प्रकार के व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो वह कौन कौन सा है? दो, उसको हम लोग देखते हैं। पहला है शत्रु अन्य देशीय हो। शत्रु अन्य देशीय का अर्थ हुआ दोस्तों, भारत का किसी भी देश से अगर युद्ध हो रहा हो तो वह शत्रु अन्य देशीय कहलाएगा। अगर शत्रु अन्य देशीय का कोई व्यक्ति या जिससे युद्ध हो रहा हो, उस देश का कोई व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उस मामले में ये प्रावधान नहीं है कि 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने उसे उपलब्ध कराया जाएगा और मनपसंद वकील की जो व्यवस्था है वह भी कराया जाए, ऐसा भी नहीं है। दूसरा है दोस्तों निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व्यक्ति, और दूसरा है अगर निवारक नज़रबंदी में भी गिरफ्तार किसी को किया गया है तो उसे भी 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगर हम लोग देखेंगे भारतीय राज्यों में, जब हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर का मामला अगर हम लोग देखते हैं तो महबूबा मुफ्ती वगैरह हुआ, उन लोगों को जब निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार किया गया था तो उसे 24 घंटे तो क्या, उसे महीने तक उसे प्रस्तुत नहीं किया गया था दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर उस देश में जो अनुच्छेद 360 था उसे हटाने का जो प्रावधान था, तो उस कारण से कि अगर वो लोग को निवारक नज़रबंद नहीं किया जाता तो वो लोग अपने जो वहाँ के पब्लिक थे उन लोगों को बरगला देते, जिससे विद्रोह की संभावना बढ़ जाती और भारी जान माल की हानि होती। इस कारण से ये प्रावधान किया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं, निवारक नज़रबंदी का अर्थ है अपराध करने से पूर्व अपराध की आशंका में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना। अभी वो व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा है, अपराध नहीं किया है, लेकिन वह पता चल रहा है कि वह अपराध कर सकता है, तो उसे गिरफ्तार करना ही क्या कहलाता है? निवारक नज़रबंदी कहलाता है। अपराध करने से पूर्व या कोई गुनाह करने से पूर्व उसे गिरफ्तार करना निवारक नज़रबंदी कहलाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व्यक्ति को भी कुछ संरक्षण प्राप्त है। तो निवारक नज़रबंदी में जो गिरफ्तार है उसे क्या संरक्षण प्राप्त है, उसे हम लोग देखते हैं। 3 माह या 90 दिन से अधिक समय के लिए उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। कहने का अर्थ हुआ, जब भी अगर हम लोग निवारक नज़रबंदी में किसी को गिरफ्तार करते हैं तो अधिकतम अवधि 90 दिन तक ही उसे नज़रबंद कर रखा जा सकता है। लेकिन अगर वो 90 दिन की अवधि है उसे कुछ परिस्थिति में बढ़ाया भी जा सकता है। वह क्या परिस्थिति है दोस्तों? जब एक सलाहकारी बोर्ड इसकी सिफारिश करे। और इस सलाहकारी बोर्ड में कौन कौन होना चाहिए दोस्तों? इस सलाहकारी बोर्ड में 3 सदस्य होना चाहिए, और इसका जो अध्यक्ष होगा वह उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश होगा दोस्तों। वह जब एक सदस्यीय बोर्ड जो सलाहकारी बोर्ड है वो बोल दे कि 90 दिन से ज़्यादा किसी व्यक्ति को नज़रबंद करके रखना है, तो इसके लिए एक बोर्ड गठन होगा और उस बोर्ड का अध्यक्ष होगा उच्च न्यायालय, बोले तो हाई कोर्ट का वर्तमान जो चीफ जस्टिस होगा या जस्टिस होगा, उसे ही है अध्यक्ष बनाया जा सकता है दोस्तों। और 2 अन्य सदस्य वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। और इसके साथ ही जो 2 अन्य सदस्य होगा वह या तो वर्तमान में न्यायाधीश हो, वर्तमान में या तो वकील हो या जज हो, या सेवानिवृत्त या रिटायर जज हो, इसे शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक सलाहकारी बोर्ड होगा, उसमें 3 सदस्य होगा,
3 में से 1 सदस्य वर्तमान का जो चीफ जस्टिस होगा वो हाई कोर्ट का वो होगा, और 2 अन्य सदस्य जो होगा वह या तो वर्तमान में जस्टिस हो या फिर सेवानिवृत्त रिटायर्ड जस्टिस हो। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध यह अधिकार मिला है और वह अधिकार हमें अनुच्छेद 23 के तहत मिला है। अनुच्छेद 23 के अनुसार बेगार या अन्य प्रकार के बाल श्रम या मनुष्यों के दुर्व्यापार पर रोक लगाई गई है। दोस्तों, कहने का अर्थ हुआ कि हम किसी से भी बेगारी में काम नहीं करा सकते हैं और ना ही मनुष्य का व्यापार कर सकते हैं। जबकि हम लोग जानते हैं कि अगर इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो पहले इतिहास में हम लोग देखते थे कि मानव का भी व्यापार होता था। मानव भी खरीद बिक्री के समान एक वस्तु के समान थे जिसकी खरीद बिक्री होती थी, लेकिन अनुच्छेद 23 के तहत इसे निषेध कर दिया गया है। अर्थात अब मानव का व्यापार नहीं होगा और ना ही अब मानव से बेगार में काम करा सकते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार में एक अधिकार अनुच्छेद 24 का भी है। दोस्तों, तो यह जो अनुच्छेद है 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना, खान या खतरनाक रोजगार में लगाने का निषेध करता है। कहने का अर्थ हुआ जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है 24 के तहत, उसके अंतर्गत कहा गया है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को किसी भी खतरनाक कारखाना वगैरह में काम नहीं किया जा सकता है। जैसे वो कांच उद्योग हो, रसायन उद्योग हो, शराब उद्योग हो, ये सब उद्योगों में काम करने पे पाबंदी लगाया गया है। दोस्तों, और यह पाबंदी अनुच्छेद 24 के तहत लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। दोस्तों, अनुच्छेद 25 के अनुसार कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने और उसके अनुरूप अपने जीवन गुजारने की स्वतंत्रता देता है, और यह अनुच्छेद 25 के तहत मिलता है। दोस्तों, इसमें और क्या क्या कहा गया है उसे हम लोग देखते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 25 के अनुसार हिंदू धार्मिक संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के लिए खोलने का प्रावधान है। यहाँ हिंदू के अंतर्गत सिख है, जैन है और बौद्ध है। हिंदू के अंतर्गत इन्हें भी हिंदू माना गया है, सिख, जैन और बौद्ध को भी। कहने का अर्थ हुआ कि जो इन लोगों का जो धार्मिक संस्था है वह समाज के हर एक वर्ग के लिए, हर एक धर्म के लोगों के लिए खुला रहेगा। यह संविधान प्रदत्त अधिकार है और इसमें कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता है, कोई भी रोक नहीं लगा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 25 सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है। सिख जो है उसे कृपाण रखने, कृपाण में वो लोग का 5 का होता है, वही केस, कंघा और जो वो लोग का जो हथियार होता है वो सब रखने का अधिकार दिया है, और यह अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत ही दिया गया है। और वो लोग जो पगड़ी बांधता है वह भी उसे यही 5 का के अनुसार ही आता है, वही कृपाण के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहता है प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। कहने का अर्थ हुआ कोई भी धार्मिक समुदाय है, किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई व्यक्ति है तो वह अपने धर्म से रिलेटेड किसी भी मामले का क्या कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है धार्मिक मामले का। यह उसकी अपनी अधिकारिता क्षेत्र में आता है, उसके अपने अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसके संविधान के तहत अनुच्छेद 26 में यह अधिकार उसे मिला है कि वह अपने धर्म का क्या कर सके, मैनेजमेंट कर सके, प्रबंधन कर सके। दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिससे प्राप्त आय किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए खर्च की जाती है। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों अनुच्छेद 27 में कहता है
कि कोई ऐसा कर या कोई ऐसा टैक्स किसी पे नहीं लगाया जा सकता है जिससे किसी खास या किसी वर्ग विशेष के धर्म को क्या मिले, बढ़ावा मिले। तो ऐसे टैक्स पे पाबंदी लगाया गया है और यह पाबंदी अनुच्छेद 27 के तहत लगाया गया है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 जो है दोस्तों वह शिक्षा और राज्य के संदर्भ में धर्म की भूमिका पर प्रकाश डालता है दोस्तों। कहने का अर्थ हुआ शिक्षा और राज्य से संदर्भ में कुछ प्रावधान किए गए हैं और इन प्रावधानों को हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। यह चार्ट इस प्रकार है। एक तरफ है शिक्षा संस्था और एक तरफ है धार्मिक शिक्षा। पहला में है दोस्तों जो पूर्णतः राज्य द्वारा वित्त पोषित है या राज्य के द्वारा जो संचालित जो शिक्षण संस्था है वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। कहने का अर्थ हुआ जो सरकारी शिक्षण संस्था है वहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। दूसरा है दोस्तों राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त। कहने का अर्थ हुआ कि कोई प्राइवेट शिक्षण संस्था है लेकिन राज्य या सरकार उसमें कुछ सहायता देता है तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, लेकिन उसे मानने के लिए वहाँ के छात्रों को बाध्य नहीं कर सकते हैं। सिर्फ शिक्षा देने का अधिकार है, मनवाने का अधिकार नहीं दिया गया है दोस्तों। इसी प्रकार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है जबकि वह निजी ही है और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है उसमें भी क्या है, उसमें भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन मनवाने के लिए या धार्मिक शिक्षा तुमको भी यह धर्म का शिक्षा ग्रहण करना ही है ऐसा बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन एक है जो निजी है, पूर्णतः निजी, उसमें धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है और इसमें उसे पढ़ने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि जो निजी है उसमें अगर आप चाहे तो गीता भी पढ़ा सकते हैं, अगर जो निजी है उसमें आप चाहे तो कुरान भी पढ़ा सकते हैं, जो निजी है उसमें आप बाइबल भी पढ़ा सकते हैं। तो ये अधिकार निजी शिक्षण संस्थाओं को है, जबकि सरकारी को या अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं को यह अधिकार नहीं दिया गया है दोस्तों। आइए अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में कहा गया है दोस्तों नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है के संरक्षण का अधिकार देता है। कहने का अर्थ हुआ कि प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी भाषा हो, अपनी लिपि हो या उसकी संस्कृति हो, उसका संरक्षण का अधिकार उसे अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान से प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वह धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक हो, को अपने अनुकूल शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार देता है। 30 के तहत कहा गया है दोस्तों चाहे वह तो भाषाई अल्पसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उसे अपने अनुसार अपनी शिक्षण संस्था स्थापना करने का अधिकार है। यह भी कहा गया है कि अगर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की समाप्ति या अधिग्रहण किया जाए तो उसे पूर्णतः क्या दिया जाएगा, पूर्णतः प्रतिकर दिया जाएगा, पूर्ण प्रतिकर दिया जाएगा या पूर्ण मुआवजा दिया जाएगा दोस्तों। कहने का यही अर्थ हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायालय ने विभिन्न वादों में यह निर्धारित किया है कि जहां तक राष्ट्रीय स्तर पर सवाल है, हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदू से अलग ऐसे प्रमुख समुदाय जिन्हें राष्ट्रीय मान्यता देता है अल्पसंख्यक है। लेकिन यह प्रांतीय स्तर पर अल्पसंख्यक का निर्धारण प्रांत के कुल जनसंख्या के आधार पर होता है। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है। तो कभी कभी यह इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है, पंजाब में अल्पसंख्यक है, नागालैंड में है, मिजोरम में है, मेघालय में है और अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों
अगर यह वीडियो अच्छी लगे और अगर आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।